हेलो, नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल के जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उससे संबंधित कुछ रिवीजन प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सागर से सारांश सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है सागर से सारांश सॉफ्टवेयर? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? समुद्र गश्ती से संबंधित है, शिक्षा, सैन्य अभ्यास, या इनमें से कोई नहीं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि सागर से सारांश सॉफ्टवेयर जो है वो सीबीएसई के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, और यह किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर है, जहां पर बहुत सारे स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक जगह डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जो भविष्य में नीतियां बनाने के लिए, अच्छी एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है उसको बनाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। तो यह सागर से सारांश सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो यह बनवाया गया है सीबीएसई के द्वारा, और किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किस मुहिम की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा की गई थी? नशे से दूर रखने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा कौन सी मुहिम चलाई गई थी? तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला है द बिल इनिशिएटिव, दूसरा है द प्रोजेक्ट 15, तीसरा है द होप इनिशिएटिव, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को पंजाब सरकार के द्वारा, कल मैंने बताया था कौन सी मुहिम चलाई गई है, तो द होप इनिशिएटिव चलाया गया था। द होप इनिशिएटिव में किस चीज़ की चर्चा की थी मैंने? जो थीम बताया था वो बताया था प्रे करना, प्लेज करना और प्ले करना। यानी कि पहले उन्होंने अरदास की, उसके बाद शपथ ली कि वो नशे से दूर रहेंगे, युवा नशे से दूर रहेंगे, और साथ के साथ में नशे को दूर करने के लिए और अच्छा अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स को भी वो बढ़ावा देंगे। तो द होप इनिशिएटिव किससे संबंधित है? पंजाब सरकार की ये मुहिम है, और युवाओं को नशे से दूर करने के लिए इसको चलाया गया है। चलिए अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस तीसरे स्टिल्थ विध्वंसक जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कल ये मैं बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टिल्थ जो विध्वंसक जहाज है उसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा वो जहाज था। तो ऑप्शन है, आंसर है आईएनएस इम्फॉल। कल हमने बताया था कि जो प्रोजेक्ट 15B के तहत में जो 4 स्टिल्थ विध्वंसक जहाज बनाने का टारगेट रखा गया है, उसमें से तीसरा हाल ही में जो आईएनएस इम्फॉल है उसको सौंपा गया था। उसके पहले दो कौन थे? तो उसके पहले थे आईएनएस विशाखापट्टनम, और एक था आईएनएस मोर्मुगुआ, तीसरा है आईएनएस इम्फॉल, और चौथा जो है वो है आईएनएस सूरत। तो ये 4 जो स्टिल्थ विध्वंसक जहाज थे जिसको प्रोजेक्ट 15B के तहत नौसेना को देने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक्स के तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक है मिशन शक्ति कैफे। जानते हैं मिशन शक्ति कैफे के बारे में कि ये क्या है? तो मिशन शक्ति जो कैफे जो पहल है, वह पहले तो बात है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। क्या पहल है? इसमें जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, उनसे संबंधित एक कैफ़े खोला जाएगा। जो गांव में क्या होता है कि बहुत सारी 5 या 6 या उससे अधिक, जो एक से अधिक जो महिलाएं हैं अपना ग्रुप बना करके एक स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, और वहाँ पर वो आर्थिक गतिविधियों को करती हैं, जैसे कि गांव स्तर पर पापड़ बेलना, अचार, इन सारी जो छोटी छोटी जो और रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको बनाना। इस तरीके से महिलाएं एक आय का स्रोत अपने ग्रुप बना करके आय का स्रोत प्राप्त करने के लिए इस तरह की स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, और ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत की है। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह के साथ साथ जो छात्र छात्राएं हैं जो स्कूली लेवल पे हैं उनको जंक फूड से दूर रखने के लिए और पोषण युक्त आहार जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करे, पोषण युक्त आहार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें, उसको भी प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है, इस मिशन शक्ति कैफे के तहत एक जागरूकता के तहत उस योजना को भी शामिल किया है। तो यह यूपी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मिशन शक्ति कैफे। इसके तहत पहला कैफे कहाँ खोला जा रहा है? तो पहला कैफे खोला जा रहा है गोंडा जनपद में। इसी के साथ जो यूपी सरकार है उन्होंने 22 अक्टूबर को एक शक्ति वंदन करके भी प्रोग्राम चलाया था। शक्ति वंदन प्रोग्राम में क्या था कि 11,000 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया था। जैसे अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो 11,000 कन्याओं को एक जगह एकत्रित करके उनका कन्या पूजन करके यूपी सरकार ने नारी की जागरूकता, नारी के सम्मान को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता का संदेश यहाँ पर दिया था।
तो इस प्रोग्राम को भी याद रखेंगे। शक्ति वंदन, यह भी यूपी सरकार का है, और मिशन शक्ति कैफे जो योजना है यह भी यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई है। चलिए अब यूपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूपी के जो सीएम हैं सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन से नंबर के? तो 21, 21वें नंबर के हैं। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की राज्यपाल हैं। चलिए यूपी से संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। यूपी में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये डिस्कस किया था कि श्री अन्न महोत्सव बनाया गया था यूपी में। 26 से लेकर के 29 अक्टूबर तक के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया था, और इसमें जो मोटे अनाज है, जो मिलेट्स है, उसको उनको बढ़ावा देने वाले किसानों को सम्मान देने के लिए ये श्री अन्न योजना चलाई गई थी। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2023 में हम जो है इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये श्री अन्न महोत्सव जो यूपी में चालू हुआ है ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि यूपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राज वृक्ष जो है वो अशोक का पेड़ है। अभी आरओ के एग्जाम है, तो यूपी जो दे रहे हैं, यूपी का आरओ का परीक्षा है, उससे जो है ये सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको ध्यान में रखने के लिए मैं एज अ रिवीजन के लिए इन फैक्ट को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। देखते हैं कि यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। अभी रिसेंट हाल ही में जो 53वां टाइगर रिजर्व है वह भी यूपी में ही घोषित किया गया है। किसे? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह जो है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कि यूपी का चौथा है, पूरे भारत का 53वां है, और अभी हाल ही में इसको एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर? तो यूपी में, विश्व जो भारत के स्तर पर 53वें नंबर पर, और यूपी का ओवरऑल ये चौथा टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व, सबसे पहला जो यूपी में टाइगर रिजर्व बना था वो कौन सा था? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र में आता है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी में, और यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है यूपी का। कब बना था? तो 1987 में इसको बनाया गया था। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व हुआ दुधवा। दूसरा देखते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यह दूसरा टाइगर रिजर्व था। तीसरा था पीलीभीत, और अभी सबसे नया जो बना है वह बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। अब यूपी से रिलेटेड एक और तथ्य देखते हैं कि यूपी ने इस साल 2023 में मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डॉल्फिन है वह जो है यूपी का जलीय जीव घोषित किया गया है, और पहली बार ऐसा किसी राज्य ने इस तरीके की मुहिम चलाई है, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। तो ये 2023 में इस तरीके का अभियान चला है डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। क्या? मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान। किसके द्वारा? तो यूपी सरकार के द्वारा। साथ के साथ यूपी में इस साल बहुत एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ है। क्या हुआ है? तो वह हुआ है कि पहली बार वाराणसी में दिव्यांगों के लिए महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो बहुत ही अनोखी पहल है, पहली बार भारत के किसी राज्य ने इस तरह का पहल किया है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था वाराणसी में। क्या? तो दिव्यांगों के लिए महाकुंभ का आयोजन किया गया था यूपी के वाराणसी में। अच्छा, यहाँ पे एक तथ्य है कि डॉल्फिन का दूसरा नाम सोन्स भी है, क्योंकि जो डॉल्फिन है वो सू करके एक आवाज़ निकालती है। सुपरसोनिक जो वेव्स है उसको वो जल्दी से सुनने की क्षमता भी रखती है, और उनकी आवाज़ शू करके निकलती है, तो उनको सोन्स भी कहा जाता है। तो एक ये भी टर्म हमेशा याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो। पहली बात तो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो है, कब होने वाला है? फरवरी 2024 में। और उससे भी ज़्यादा हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल जो शो है वो हमारे भारत में आयोजित होने वाला है। तो भाई देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो है, टेक्सटाइल का मतलब है कि कपड़ों से संबंधित, कपड़ों की प्रदर्शनी से संबंधित ये शो होने वाला है। इसका नाम क्या है? तो भारत टेक्स 24 इसका नाम रखा गया है। भारत में हो रहा है, किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से संबंधित है, तो टेक्स लिखा हुआ है। और कब हो रहा है? 2024 में, इसलिए भारत टेक्स 24 इसका नाम रखा गया है। तो सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो है विश्व का, और नाम क्या है? भारत टेक्स 24। आयोजन कब से कब तक? तो 26 से 29 फरवरी 2024 में। मैंने पहले ही बताया कि 2024 में आयोजित होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? तो अभी हाल ही में सभी को पता है कि भारत मंडपम और यशोभूमि परिसर
बनाया गया है। तो यह जो पूरा शो है, सबसे लंबा सबसे बड़ा शो भारत मंडपम से लेकर के यशोभूमि परिसर तक के लिए, लगभग प्रगति मैदान से लेकर के जो द्वारिका सेक्टर है वहां तक, इतना लंबा ये शो चलने वाला है, इसलिए इसको बोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो। 3 दिवसीय है, 26 से 29 फरवरी 2024 में यह आयोजित किया जाएगा। नाम क्या है इसका? तो भारत टेक्स 24। किस मंत्रालय के तहत? तो चूंकि कपड़े की बात हो रही है, कपड़े से संबंधित है, तो केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसको पूरा हेड करने वाला है, इसका पूरा संरक्षण करने वाला है। मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी इसके मंत्री हैं। हमारे यहाँ जो बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, हथकरघा जो उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनके काम को और सराहना मिले और पहचान मिले, उसके लिए इस पूरे शो को आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इसी जो पहल की घोषणा करने के लिए, इस जो सबसे बड़े टेक्सटाइल शो की घोषणा करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहां पर कस्तूरी कॉटन भारत के रूप में एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है। तो एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है, नाम क्या है उसका? कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत करके एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है इसी कार्यक्रम में। अब देखते हैं कि कस्तूरी कॉटन की क्या विशेषता है। तो कस्तूरी जो कॉटन है वो अत्यंत ही मुलायम, सबसे सॉफ्ट कॉटन है, बहुत ही मुलायम है। ऐसा इसमें क्या खासियत है? तो बिल्कुल रंग बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद, बहुत ही मुलायम, बहुत ही उच्च गुणवत्ता का ये होता है, इसलिए इसको वेबसाइट के रूप में भी मान्यता दी गई है। साथ के साथ में इसको भारतीय ब्रांड भी बनाया गया है। तो कपास के लिए जो भारतीय ब्रांड है वो कौन सा है? तो कस्तूरी कॉटन भारतीय ब्रांड है। कब ब्रांड के रूप में इसको घोषित किया गया? तो 7 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कॉटन दिवस मनाया गया था, उसमें भारतीय कस्तूरी कॉटन को भारतीय ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यह एक फैक्ट भी याद रखेंगे कि भारतीय कॉटन ब्रांड कौन सा है? कस्तूरी कॉटन है। यहाँ पर एक और तथ्य है कि विश्व कॉटन दिवस, तो विश्व कॉटन दिवस यहीं से निकल के आ गया कि 7 अक्टूबर को विश्व कॉटन दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कपास के बारे में, जो कि पूरी बात हो रही है कपड़ों पे, बात हो रही है कस्तूरी कॉटन पे, तो कपास के बारे में भी देख लेते हैं कि कपास की खेती सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कपास सबसे अच्छा किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य प्रमुख उत्पादक हैं। अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है और सबसे कम उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना। तो सबसे पहले नंबर पे कॉटन का उत्पादन गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। अच्छा, विश्व के स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन, अभी जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से चाइना, भारत दूसरे नंबर पे कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व का जो टोटल उत्पादन होता है उसका लगभग 23%, 23% जो है वो भारत उत्पादित करता है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे अभी के आंकड़ों के हिसाब से भारत है और तीसरे नंबर पे यूएसए है। तो ये पूरी हमने चर्चा की कपास के बारे में। शुरू कहाँ से किया था? टेक्सटाइल शो से, और हमने खत्म किया है कपास में। तो जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, हम उसको कवर करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कॉटन के प्रकार कितने हैं, कपास के कितने प्रकार होते हैं। तो लगभग 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से, जिसमें देसी कपास की प्रजातियां कौन कौन सी है? अर्बोरियम, गॉसिपियम, अर्बोरियम और हर्बेसियम, ये कॉटन की देसी प्रजातियां हैं। और अमेरिकी कपास में आती है हिरसुटम और बर्वेंडिस। एक बार नज़र से गुजार लेंगे, शायद अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो एक बार नज़र से गुजरा होगा तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। कॉटन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, मैंने पहले ही बताया कि कस्तूरी कॉटन जो है वो बहुत ही मुलायम, साथ के साथ में अत्यंत ही सफ़ेद रंग का होता है। और कॉटन जो कपास है वो ऐसे भी सफ़ेद ही होता है, मुख्य रूप से ज़्यादातर तो सफ़ेद ही होते हैं। कुछ कॉटन के जो रंग होते हैं वो थोड़े डल होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सबसे अच्छी जो कपास की किस्म है, आर का ये सब फेवरेट प्रश्न होता है, जो है अन्न की प्रजातियां पूछी जाती है, आम का, मटर का। तो उसी कड़ी में देख लेते हैं कि कपास की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है। तो कपास की सबसे अच्छी किस्म है रासी नियो, RCH773। RCH773 जो है वो कॉटन की कपास की सबसे ऊंची किस्म है।
अब ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कपास, गन्ना, जूट जैसे जो वाणिज्यिक फसलें हैं, इनको 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत कपास, जूट और गन्ना को वाणिज्यिक फसल के रूप में शामिल किया गया है। और यह हमारे खरीफ और रबी फसलों के साथ साथ ये काफ़ी मात्रा में जो है हमारे अर्थव्यवस्था में उत्पादक हैं, हमें अर्थव्यवस्था में लाभ पहुंचाते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया था। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, चर्चा में है प्रोजेक्ट उद्भव। देख लेते हैं कि यह किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो दिल्ली में एक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन हुआ, उसमें जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो प्रोजेक्ट उद्भव में हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं उनसे आंकड़े उठा के या पुराने धर्म ग्रंथों को, उनके लेखों को पढ़ करके आधुनिक सैन्य रणनीतियों को बनाने के लिए, आधुनिक सैन्य हथियारों को बनाने के लिए एक मुहिम के रूप में प्रोजेक्ट उद्भव चलाया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ थे, जैसे कि रामायण में पुष्पक विमान का प्रयोग किया गया था, तो कई लोग मानते हैं कि जो साइंटिस्ट आज कर रहे हैं वो सालों पहले हमारे धर्म में हो चुका है, पुराणों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इन्हीं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके आज की आधुनिकता के दौर में जो अच्छे हथियार या फिर अच्छी रणनीतियां, सैन्य रणनीतियां बनाने के लिए एक जगह पे धर्म ग्रंथों को पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है प्रोजेक्ट उद्भव के तहत। एक तरीके से रिसर्च किया जा रहा है। अब देखते हैं, इन सैन्य रणनीतियों का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि सैन्य जो हमारे संगठन है उनसे संबंधित जो फैक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं प्रमुखों के बारे में, तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो थल सेना के प्रमुख का नाम वर्तमान में क्या है? तो जनरल मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वी आर चौधरी जी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख कल मैंने बताया था जो आर हरि जी हैं वो नौसेना के प्रमुख हैं। तो थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी जी और नौसेना प्रमुख हो गए आर हरि। ये सभी के सभी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कई बारी वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है सेनाओं के प्रमुख के बारे में। चलिए, डिफेंस की बात हो रही है, प्रोजेक्ट उद्भव की बात हो गई, धर्म ग्रंथों की बात हो गई। तो अब हम डिफेंस से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण इस साल के हाईलाइटेड जो न्यूज़ रही है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिसकी परीक्षा में आने की बहुत संभावना भी है। तो डिफेंस से संबंधित एक अन्य तथ्य भी है कि लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में 13,000 फुट का ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान पट्टी बनाई गई है। कहां पर? तो 13,000 फुट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में ये बना हुआ है। स्थान कौन सा है? तो न्योमा बेल्ट, ये एक एयरफील्ड है। एयरफील्ड कहने का मतलब है कि यहाँ पर लड़ाकू विमानों को उतारा जाएगा। कहाँ? तो न्योमा बेल्ट एक स्थान है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, पूर्वी लद्दाख में है। ये कहाँ पर, इसकी खासियत क्या है कि ये एलएसी जो है, जो भारत और चाइना के बीच में विवाद का जो सीमा है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे 50 किलोमीटर नज़दीक में लड़ाकू विमान हम उतार सके। जब भी युद्ध जैसी स्थिति हो या कोई इमरजेंसी आए तो हम एलएसी से 50 किलोमीटर पहले अपने लड़ाकू विमानों को उतार सके, उसके लिए ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है। ये पूरे जो पट्टी है या लड़ाकू विमान एयरफील्ड है उसको बनाया गया है। किसने बनाया है? तो इसको निर्मित किया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जितनी भी सैन्य गतिविधियों से संबंधित जो अवसंरचनाएं बनाई जाती हैं उसमें जो बीआरओ है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूर्वी लद्दाख में इस एयरफील्ड का निर्माण किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि बीआरओ का मोटो क्या है? इनका मोटो है श्रमेण सेवा साध्यम, यानी कि श्रम, मेहनत ही सेवा है। तो ये भी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि श्रमेण सेवा साध्यम किसका मोटो है? तो यह बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो है। बीआरओ क्या करता है? तो हमारे यहाँ जो रोड हो गई या फिर टनल हो गए, इन तरीके की अवसंरचनाओं का निर्माण करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसमें टॉपिक में ही है, किसको रोकने के लिए? तो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम है? तो डीजी कवच है। देख लेते हैं किसके द्वारा लाया गया है। तो यह लाया गया है गूगल के द्वारा।
जो गूगल है, जो हमारे यहाँ पर गूगल क्या है, गूगल फॉर इंडिया 2023 एक कार्यक्रम चला रही है। गूगल से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज में बदलाव आने हैं उसके तहत भारत में गूगल जो है वो गूगल फॉर इंडिया 2023 कार्यान्वयन कर रही है, कार्यक्रम चला रही है। उसी गूगल ने इस डीजी कवच को लॉन्च किया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च हो रहा है। इसको लॉन्च किसने किया है, तो गूगल एपीएससी के जो उपाध्यक्ष हैं हमारे भारत में, सैकत मित्रा जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये गूगल में इस कवच को बनाने में, इस डीजी कवच को बनाने में सहायता कौन कर रहा है, तो हमारी जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, और एनसीपीआई जो है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिल करके गूगल को ये डीजी कवच बनाने में सहायता कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, तो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसको बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे तीन बातें, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने क्या बना है, डीजी कवच बना है, और किसने बनाया है, तो गूगल ने इसको तैयार किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खबरों में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर, अगर मैं यहाँ से इस फ्लाईओवर को हटा दूं और प्रश्न सिर्फ श्रद्धांजलि हो तो किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जा सकता है कि इस नाम का कुछ फ्लाईओवर भी हो सकता है। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो खबरों में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है, कहाँ पर बनाया गया है, तो असम में बनाया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये असम राज्य का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। दूसरा कहने का मतलब है, मतलब कि इसके पहले भी कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। तो जो पहला बना था फ्लाईओवर असम में, वह बना था नीलाचल फ्लाईओवर। तो पहला फ्लाईओवर असम में नीलाचल फ्लाईओवर, दूसरा कौन सा है, तो अभी बना है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। खासियत क्या है, तो 100 नहीं, ये केवल 60 दिनों में पूरा हो गया है। तो ये जो फ्लाईओवर है सबसे फास्टेस्ट बनने में भी और ऊंचाई में तो है ही, तो असम राज्य का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है और केवल 60 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। 2.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कहाँ बनाया गया है, तो असम के गुवाहाटी राज्य में बनाया गया है। मैंने पहले बताया ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है, पहला है नीलाचल फ्लाईओवर। अब देख लेते हैं असम के बारे में कुछ और फैक्ट। तो असम के जो अभी वर्तमान में जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वह है हेमंत बिश्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया जी यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके पहले हमने यूपी के राज्यपाल देखे थे, आनंदीबेन पटेल, और अभी हमने देखा असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। इन सारे जो है मैं फैक्ट्स बता रही हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा, कल के क्वेश्चंस में ये बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं असम से संबंधित। तो असम की जब भी बात आती है तो हर एग्जाम का सबसे फेवरेट जो टॉपिक होता है पर्यावरण की दृष्टि से, वह होता है कांजीरंगा नेशनल पार्क। हर एग्जाम में लगभग वनडे हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, कांजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, सबके लिए फेवरेट टॉपिक होता है। असम की हम बात करें तो इसको तो छोड़ नहीं सकते। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं कि किसके लिए फेमस है, तो ये एक सींग के गेंडे, एक वन हॉर्न राइनो के लिए ये प्रसिद्ध है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कब बना ये, तो 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बना। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको कब शामिल किया गया, तो 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कांजीरंगा नेशनल पार्क को शामिल किया गया। अच्छा, मैंने पहले बताया कि वन सिंग वाले, एक सिंग वाले राइनो के लिए, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके साथ साथ 4 अन्य बड़ी प्रजातियां भी कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। कभी कभी ऑप्शंस में पूछ देता है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क में कौन कौन सी अन्य प्रजातियां पाई जाती है, स्पेशली यूपीएससी में तो पूछ ही सकता है। तो पहला जो है वो है राइनो, तो मिलता ही है, उसके लिए ये कांजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है। दूसरा है हाथी की भी प्रजातियां मिलती है वहाँ। तीसरा है रॉयल बंगाल टाइगर, और चौथा है एशियाई जल भैंस, जो है यह भी इस कांजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। और इस साल का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कांजीरंगा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ क्या है, कि इस साल यहाँ पर एक अनोखी पहल के रूप में गज महोत्सव मनाया गया है। हाथियों के लिए एक महोत्सव भी इसी कांजीरंगा नेशनल पार्क में बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। हाल ही में मनाया गया है और इम्पोर्टेंट भी है। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, जानते हैं कब मनाया जाता है, तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को। कब प्रारंभ किया गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो 2023 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, यहाँ पर इस तरीके का एक घोषणा लाया गया, बिश्केक घोषणा जिसको बोलते हैं। कब लाया गया, 23 अक्टूबर को 2013 में। और यह तय किया गया कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। कोई भी दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि उसके संरक्षण और उसकी जागरूकता। तो यह दिवस भी विश्व हिम तेंदुआ दिवस के संरक्षण के लिए
उसमें जागरूकता फैले, इसके लिए यह दिवस मनाने का सोचा गया। कहाँ पर? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। कब सोचा गया? तो 2013 में। अब देख लेते हैं कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है। तो हिम तेंदुआ जो है जितने भी मध्य और दक्षिण एशियाई देश हैं वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन से देश हैं? तो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो कुछ मध्य और दक्षिण एशियाई देश हैं वहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है और ये सभी जो है इस बिश्केक घोषणा में शामिल हुए थे। अब हम देखते हैं कि भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत में जो हिम तेंदुआ है वह पाया जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो ऊपर ऊंचाई पर पर्वतीय एरिया है, जो ठंडे प्रदेश है, वहां पर जो है स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ पाया जाता है। इनकी खासियत क्या है कि ये लगभग 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। मैंने पहले बता दिया कि ये मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। स्टेटस क्या है हिम तेंदुओं का? तो पर्यावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिकी की दृष्टि से इनको संरक्षण देने के लिए अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके लिए एक लिस्ट जारी करती है। तो उसमें इनको स्टेटस क्या है देख लेते हैं। तो IUCN की जो लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसमें इसको वनरेबल रखा गया, मतलब कि सुभेद्य कैटेगरी में रखा गया है। हिम तेंदुओं को स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये क्या है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी कि सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। साइट्स की जो लिस्ट आती है, जो साइट्स की लिस्ट क्या होती है कि जो पर्यावरण की पारिस्थितिकी में जो जानवर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके संरक्षण के लिए साइट्स काम करता है। तो साइट्स ने अपनी परिशिष्ट वन में रखा गया है। परिशिष्ट वन में रखने का मतलब है कि इनके अवैध व्यापार के ऊपर में बिल्कुल सख्ती से, कड़ाई से ये साइट्स जो है वो एक्शन लेती है। तो साइट्स की परिशिष्ट वन में है, IUCN में वल्नरेबल है, सुभेद्य श्रेणी में है, और वन्य जीव अधिनियम जो भारत का है 1972 में इसको भी अनुसूची वन में रखा गया है। मतलब कि यहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये तीनों के तीनों जो लिस्ट है इसको ध्यान में रखेंगे। IUCN में वल्नरेबल है, साइट्स में परिशिष्ट वन में, और अब भारतीय जो वन्य जीव अधिनियम है उसमें भी इनको परिशिष्ट वन में रखा गया है। आगे देखते हैं, हमारे भारत से संबंधित और विश्व से संबंधित भी है कि विश्व की हिम तेंदुओं की राजधानी किसको बोला जाता है। तो गर्व की बात हमारे लिए है कि हमारे जो लद्दाख है उसको विश्व की हिम तेंदुओं की राजधानी बोला जाता है। ऐसा क्या खास है? तो खास ये है कि यहाँ पर पाया जाता है हेमिस। हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिम तेंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, खास जगह है। और हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हमारे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा है, हाल ही में जुड़ा है, इसलिए भी ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हिम तेंदुओं की राजधानी इस हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, और ये कहाँ है? तो हमारे भारत के लद्दाख में ये है। भारत में एक और पहल चल रही है हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए, तो क्या है? तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किस देश के द्वारा चलाया जा रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए इसको चलाया जा रहा है। चलिए, ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। हमारे नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल चैनल के माध्यम से हम विभिन्न माध्यमों में ऑनलाइन और ऑफलाइन UPSC और स्टेट PCS के लिए बहुत सारे कोर्स चला रहे हैं। बहुत ही कम शुल्क में आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें जुड़े और अपनी परीक्षा की सफलता को सुनिश्चित करें। अगर आपको हमारा ये मुहिम, हमारी ये पहल अच्छी लगती है तो हमारे नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।